Hello students, again we just carry on the chemical bonding. In last class we have done the bond order, stability, bond length for diatomic and polyatomic compounds, and today again we have done earlier the Lewis dot structure and n factor of the different type of covalent compounds. Today we are going to discuss the next topic of chemical bonding, which is more important again, that I should say the most important topic today. This is the VSEPR theory. आपको मालूम है दिस इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, या इसको दूसरी भाषा में मैं लिखूंगा बेटा, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन shape and geometry of the given covalent compounds. हाइब्रिडाइजेशन, शेप एंड ज्योमेट्री बेटा, VSEPR थ्योरी. अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो गया टेक्निकली इंटरमिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स हैविंग इक्विवेलेंट एनर्जी. इक्विवेलेंट एनर्जी जैसे आप 2s 2p 3s 3p 3d इक्विवेलेंट एनर्जी बेटा, लेकिन एक्सेप्शनली आपको मालूम है 4s 3d 4s और 4p के बीच में हो जाता है, क्योंकि 4s की एनर्जी 3d से कम होती है और 3d की एनर्जी 4p से कम होती है, तो उनके बीच में इक्विवेलेंसी आ जाती है बेटा. तो 3d 4s एंड 4p ऑर्बिटल्स आल्सो मर्ज टुगेदर. तो जहां पर इक्विवेलेंट एनर्जी आपस में ऑर्बिटल इक्विवेलेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स मिक्स होकर नए ऑर्बिटल बनेंगे, तो उस फिनोमेना का नाम हाइब्रिडाइजेशन है. सबसे बड़ा पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन का एक मोटिव है जस्ट टू इनहांस द केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि इनहांस द कोवेलेंसी ऑफ द सेंट्रल एटम. किसी एलिमेंट की कोवेलेंसी को इनहांस करने के लिए जो फिनोमेना हम अप्लाई करते हैं बेटा, वो है आपके पास हाइब्रिडाइजेशन. तीसरा पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी जितने ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं उतने नए ऑर्बिटल बनते हैं. In an hybridization, number of intermixing orbitals is always equal to number of newly formed hybrid orbitals. तो ये दो तीन पॉइंट समझने थे आपको. अब VSEPR थ्योरी में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का टेक्निकल मतलब समझना बेटा है क्या, इसको समझाता है, पहले सुन लेना. आपके पास मैं थोड़ा सा पॉइंट समझ पा रहा हूं बेटा, मैं दो चीज लिख रहा हूं, पहले सुन लेना आप. VSEPR फिर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, लेकिन एक इसका मतलब समझाते आपको क्या है. सपोज कर लीजिए बेटा मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन या VSEPR थ्योरी के लिए या VBT थ्योरी में क्या अंतर है, इसको चेक करेंगे आप. सपोज कर लीजिए हमने बोला बेटा आपका BeCl2 कंपाउंड बनाया हमने. अच्छा बेटा BeCl2 में Be का एटॉमिक नंबर 4 है, Z = 4. तो कन्फिगरेशन लिखेंगे, देखिए 1s2 2s2 4 पूरे हो गए. 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2d होता नहीं है. अब अगर इस समय हम 2s2 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि s में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में फुल है, तो उसको कभी बॉन्ड में पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहिए. इसकी वैलेंसी 0 होना चाहिए. तो ये VBT थ्योरी की इक्वलिटी बेटा. अगर मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलूंगा तो कोवेलेंसी यानी कि वैलेंसी ऑफ Be, बेटा वैलेंसी ऑफ वैलेंसी Be इक्वल टू 0 हो गया. ये देखिए, क्योंकि इसके बाद कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. लेकिन बेटा अगर मैं इसी पॉइंट को VSEPR थ्योरी में लेता हूं, फिर मैं आपको क्लियर कर रहा हूं बेटा 2s and 2p. अब दो पॉइंट है बेटा, एक और ये दो, थोड़ा सा समझना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा सीधा. ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ये ग्राउंड स्टेट बेटा GS लिखा मैंने, ये जो लिखा हुआ वो ग्राउंड स्टेट है, 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 0, वो VBT थ्योरी है बेटा. अच्छा, लेकिन कंपाउंड तो बनता है BeCl2 BeF2 BeH2, कंपाउंड बनते हैं. अब उसके लिए एक कंडीशन आपको समझना है बेटा, क्लियर कट सेंस है. फॉर द ये लिखा हुआ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी, वैलेंस शेल के जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर, वो अनपेयर्ड हो जाएंगी बेटा. ये देखो 2s and 2p की एनर्जी अप्रोक्सीमेटली सेम है, इन दोनों के बीच में रिपल्सन लग रहा होगा, तो इनका एक नया घर बन गया. तो एक इलेक्ट्रॉन झगड़ा कम करने के लिए बेटा यहां आ जाएगा, तो ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. लेकिन उसके लिए कंडीशन, फॉर VSEPR थ्योरी देयर आर मैंडेटरी 2 कंडीशंस अप्लाइड. नंबर 1, there must be the presence of vacant orbital of the equivalent energy.
2s वाला 3p में नहीं जाएगा, 2p वाला 3s में नहीं जाएगा, एनर्जी का गैप हो जाएगा। ऐसे ऑर्बिटल लेने हैं जहां पर एनर्जी अप्रोक्सीमेटली सेम हो। तो हमने 2s 2p की सेकेंड सेल की है बेटा, सेकेंड सेल की इलेक्ट्रॉन टेक्निकली बोलेंगे तो 2s की एनर्जी 2p से कम है, n+l रूल क्लियर है। लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं आएगा क्योंकि सेकेंड सेल है तो अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन वहां जाने के लिए जगह खाली चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा, ये तभी जा पाएगा, ये दूसरी कंडीशन बेटा, खाली जगह होना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, आपके पास जो सेंट्रल एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ एसोसिएटिंग एलिमेंट है तो एसोसिएटिंग एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एलिमेंट से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके ये एक्साइट होगा, नहीं तो नहीं होगा। 2 पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूं। फॉर द VSEPR थ्योरी देयर आर द 2 मैंडेटरी कंडीशंस। नंबर 1, देयर शुड बी द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी। नंबर 2, the electronegativity of the associating element must be higher than that of the central element, नहीं तो नहीं होगा। अब देखिए BaCl2 में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B से ज्यादा है, तो अगर मैं एक्साइटेड स्टेट करूंगा बेटा इसका हायर एनर्जी स्टेट में जाने के लिए VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंगली एक्साइटेड स्टेट, अभी भी इसकी वैलेंसी 0 है, मैंने लिखा हुआ देखो बेटा VVT थ्योरी के अकॉर्डिंगली। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा, ये बेटा ये ऐसा मदद करने के लिए आपको हायर एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया बेटा। इसका मतलब हो गया, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास है, एक अनपेड यहां, एक अनपेड यहां, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो ये शेयरिंग में जाएगा, तो एक क्लोरीन यहां आ जाएगा बेटा, एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन S में है, एक क्लोरीन P में है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp हो गया बेटा। दिस इज sp हाइब्रिडाइजेशन। एक S 2 P होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट विल बी sp2। पॉइंट ये हुआ कि इस समय इसकी वैलेंसी जो होगी बेटा, वैलेंसी B इस समय 2 हो गई। देखिए आप वैलेंसी ऑफ B पहले 0 था, अब ये 2 हो गई। इसका मतलब हो गया हाइब्रिडाइजेशन का एक मोटिव है कोवैलेंसी को इनहांस करना। और कोवैलेंसी कैसे बढ़ती है? एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बेस से। एक्साइटमेंट कब होते हैं? एक तो जगह खाली होना चाहिए, दूसरा एसोसिएटिंग एलिमेंट की नेगेटिविटी सेंट्रल एलिमेंट से ज्यादा होना चाहिए। एक सिंपलेस्ट पॉइंट है बेटा। अब मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करता हूं, फिर मैं फॉर्मूला में जा रहा हूं बेटा। VSEPR थ्योरी का लॉजिक आपके पास क्या क्या बेटा, देखो मैंने इसी में एक पॉइंट लिखा बेटा, ये देखिए आप, थोड़ा सा पॉइंट बेटा VSEPR का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा। ये आपने सुन रखा बेटा, NCl3 एग्जिस्ट करता है while NCl5 डज नॉट। ये देखिए बेटा, अच्छा while but PCl3 and PCl5 both exist। नाइट्रोजन फॉस्फोरम सेम ग्रुप के है बेटा, 15 फैमिली के एलिमेंट है। नाइट्रोजन PCl3 होता है लेकिन PCl5 नहीं होता है, PCl3 होता है और PCl5 दोनों होते हैं। आपने सुन रखा है बेटा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सपेंड इट्स कोवैलेंसी बियॉन्ड 4। नाइट्रोजन अपनी कोवैलेंसी को 4 से ज्यादा नहीं कर सकता है बेटा, जबकि फास्फोरस के बाद वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से बेटा ये अपनी कोवैलेंसी को इनहांस कर सकता है। अब लॉजिक देखिए VSEPR थ्योरी का क्या है। ये बेटा नाइट्रोजन की बात हुई बेटा, 7 नंबर है, 1s2 2h2 एंड 2p3। अगर बेटा मैं 2s की बात करूंगा और 2p की बात करूंगा, आपको मालूम है 2d एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमारे पास ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में और 3 इलेक्ट्रॉन है बेटा इसके। ये इस समय देखिए आप आराम से कि 2d नहीं है, तो ये जो वैलेंस शेल के ये इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड है बेटा, ये तो कहीं नहीं जाएंगे बेटा। पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन होने के बावजूद भी झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन एक ही कमरे में मजबूरी में रह रहे हैं क्योंकि कोई जगह खाली नहीं है। इसका मतलब हो गया इसकी कोवैलेंसी देखिए मैक्सिमम 3 होगी बेटा इस समय। अगर Cl आप अगर ये करते हो बेटा NCl4 पॉजिटिव, तो इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ Cl जुड़ सकता है, तो क्लोरीन की वैलेंसी 4 तक तो हो सकती है लेकिन कभी भी 5 नहीं होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर मिलके जो आता है बेटा, उसका नाम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है। तो इसका लोन पेयर हो गया S में 1 और 3 बॉन्ड पेयर होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया बेटा। तो इसलिए केवल 3 Cl जुड़ पाएंगे नाइट्रोजन में, तो NCl3 एग्जिस्ट हो गया बेटा, नॉट NCl5, क्योंकि NCl5 के लिए एक अनपेड इलेक्ट्रॉन और चाहिए जो नहीं आ सकता कहीं पर भी, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल इज नॉट प्रेजेंट। अच्छा बेटा, अगर मैं इसी में आपको फास्फोरस दिखाऊं बेटा, 15
configuration is neon 10, thereafter 3s2 and 3p3 एंड 3d आपको मालूम है इस समय होता है, लेकिन थर्ड सेल में d ऑर्बिटल रहता है बेटा, तो 3d 0 है। अब मैं अगर कन्फिगरेशन करता हूं बेटा इस समय 3s 3p और ये देखिए 3d, 3s में एक ऑर्बिटल, p हैविंग 3 ऑर्बिटल्स एंड d में बेटा आपके पास 5 ऑर्बिटल्स आर देयर। नाम आपको मालूम है बेटा, अभी जरूरत नहीं है। तो आपके पास ये ग्राउंड स्टेट में इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 3 हो गए बेटा, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, मतलब वीवीटी थ्योरी के अकॉर्डिंगली, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंगली इसकी वैलेंसी 3 हो गई बेटा। लेकिन अब देखिए ये उसी थर्ड सेल तीनों सेल की एनर्जी इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब ये खाली बॉक्स है पहले, और दूसरा बेटा हमारे पास एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या कंडीशन थी, एक तो जगह खाली होना चाहिए और दूसरा एसोसिएटिंग एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एलिमेंट से ज्यादा होना चाहिए। तो हियर द क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ फास्फोरस, सो ये आपके पास ये इलेक्ट्रॉन जो था बेटा ये वाला, ये यहां चला गया बेटा, तो आपके पास ये 3 है, 1 2 3 एंड ये बेटा आपके पास 1 2 3 4, ये इसका मतलब हो गया यहां पर हमारे पास आ गया बेटा Cl 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 एंड Cl। अब देखिए यहां पर VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी कोवेलेंसी 5 हो गई, जबकि यहां पर 3 थी, तो PCl5 एग्जिस्ट विद द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3d, ये बेटा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गया, एक s 3p और एक ये एक सिंपल। दूसरा आपने ये सुन रखा है, मैं इसी में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, PS3 exist while PH5 not। देखिए बेटा बिल्कुल सेम, फास्फोरस के ओरिजिनल स्टेट में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो 3 हाइड्रोजन आके यहाँ कोवेलेंसी बना सकते हैं बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन की नेगेटिविटी फास्फोरस से कम है, तो फास्फोरस से कम होने की वजह से फास्फोरस के 3s ऑर्बिटल में एग्जिस्टेड पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन को वो अनपेड करके हायर एनर्जी स्टेट में नहीं ले जा पाएगा, इसीलिए केवल 3 हाइड्रोजन होते हैं और 3 आपके पास ये आपके पास नहीं होंगे बेटा, 5 हाइड्रोजन नहीं जुड़ सकते, जबकि 5 क्लोरीन जुड़ सकते हैं, आपको मालूम है। तो क्लियर कट सेंस है, तो 5 हाइड्रोजन कैन नॉट बी अकोमोडेटेड इन फास्फोरस व्हाइल ओनली 3 हाइड्रोजन ड्यू टू द रीजन दैट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज इवन लेस देन दैट ऑफ फास्फोरस। तो आपको 2 पॉइंट समझना था बेटा, हाइब्रिडाइजेशन किस केस में आएगा, 2 मैंडेटरी कंडीशन क्या होंगी और कहां कहां कोवेलेंसी बढ़ सकती है कहां नहीं। तो अब पॉइंट आया बेटा, ये तो आपने 11th क्लास में सीखा बेटा, ऐसा डायग्राम जो स्कूल में बनाते थे। अब हम थोड़ा सा इसको कॉम्पिटिटिव व्यू से पढ़ रहे हैं बेटा, तो हमारे पास क्या होगा, देखो शॉर्टकट क्या होगा, ये एक पॉइंट था कौन एग्जिस्ट करता है कौन नहीं, जानने का तरीका था बेटा। अब हाइब्रिडाइजेशन का मतलब जान लिया, हाइब्रिडाइजेशन का मोटिव जान लिया, हाइब्रिडाइजेशन, तो अब हाइब्रिडाइजेशन का एक फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटा मैं, हाइब्रिडाइजेशन सभी क्वेश्चन इसी से बनाएंगे बेटा हम, ये बेटा हाइब्रिडाइजेशन, और इसका मतलब है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मिला के, ये दूसरी भाषा में बोलूंगा तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है हाफ ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, हाइब्रिडाइजेशन के लिए बेटा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम जिसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे बेटा, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, मोनो मीन्स 1 बेटा, जिसकी वैलेंसी 1 है, मोनोवैलेंट एटम बेटा, मोनोवैलेंट एटम केवल 5 होंगे, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनके अलावा कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं होंगे, प्लस बेटा चार्ज ऑन एनायन, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन आना बेटा, चार्ज ऑन एनायन, जो भी एनायन में चार्ज होगा उसे प्लस कर देंगे बेटा हम, प्लस माइनस वाला प्लस, माइनस चार्ज ऑन एनायन, चार्ज ऑन कैटायन, प्लस चार्ज कम, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन गिव अप होना। बेटा ध्यान से चेक करिए, अगर इस फॉर्मूले में वैलेंस शेल जिस सेंट्रल एटम की बात हो रही है उसका नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स केवल ये होंगे, जैसे कहीं पर 3 हाइड्रोजन है तो डायरेक्ट +3 हो गया, 6 फ्लोरीन है तो 6 हो गया, 2 फ्लोरीन है 2 क्लोरीन है तो 4 तब भी हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स प्लस एनायनिक चार्ज प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, या लोन पेयर बॉन्ड पेयर मिला के आपके पास सब कुछ सॉल्व करिए, 2 आता है, 3 आता है,
4 आता है, 5 आता है, 6 आता है या 7 आता है, बस बेटा 2 वाले का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आएगा sp, 3 वाले का sp2, 4 वाले का sp3, 5 वाले का sp3d, 6 वाले का sp3d2 और बेटा आपके पास 7 वाले का आएगा बेटा आपका sp3d3। अच्छा बेटा ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट एक और हो सकते हैं यहाँ पर 4 वाली की आपको मालूम है dsp2, वो कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड में होती है बेटा, वो यहाँ पर नहीं आएगी किसी भी कोवलेंट कंपाउंड में, वो कोऑर्डिनेशन में आता है। इसलिए जो कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड होता है वहां पर 4 वाले का एक और हाइब्रिडाइजेशन आता है जिसका नाम है बेटा dsp2 स्क्वायर प्लेन वाला। तो अभी नहीं है, इसलिए इस चैप्टर में तो हमारे पास sp बस याद करने का तरीका sp फिर p2 p3 लगातार p बड़ा, अब बेस sp3 को मानते हुए d1 d2 d3, बस इतने हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आएगा, या इससे प्लस करके बना लो अगर बॉन्डिंग आती है, या फिर फॉर्मूले से डायरेक्ट बना सकते हैं। अगर हमने ये बना दिया तो इसका मतलब समझिए क्वेश्चन आता है कि sp3d2 में d कौन सा है, sp3d में d कौन सा है, या dsp2 में d कौन सा है। तो d ऑर्बिटल 5 होते हैं, उनमें से कौन सा d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है उसके बारे में बात करता। तो एक नोट लिखा रहा हूं बेटा मैं, ये हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूले की बात देखिए, फिर मैं क्वेश्चन में आऊंगा बेटा सीधा, आपके पास थोड़ा समझना है बेटा आपको। ये अब हमने लिखा बेटा यहां पर, पॉइंट को थोड़ा समझने की जरूरत है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब समझाया, कैसे होगा फॉर्मूला दिया बेटा हमने। अब हम पढ़ रहे बेटा इस समय हाइब्रिडाइजेशन का मेन मुद्दा कहां से और कैसे। तो एक पॉइंट आया, सबसे पहले नोट 1 लिखा मैंने, d ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन, d ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन d2 sp3 और sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन। बेटा ये क्वेश्चन आता है आपके पास, सिंपलेस्ट क्वेश्चन, d ऑर्बिटल 5 होते हैं। मैं आपको इसका ये बेटा आपको मालूम है बेटा, ये क्रिस्टोफिल थ्योरी के अकॉर्डिंगली 1 2 3 4 5, फर्स्ट dxy dyz dzx dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये इनके नाम होते हैं, आपको मालूम है बेटा 5 बॉक्सेस का। ये स्प्लिट हो जाते हैं बेटा, ये 3 बॉक्स और बेटा ये 2 बॉक्स। एनर्जी गैप का नाम क्रिस्टोफिल स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE आपको मालूम है, लेकिन फिलहाल ये इसका नाम आपको मालूम है T2G सेट है और ये EG सेट है। बेटा यहाँ पर इनकी एनर्जी लो है, इनकी एनर्जी ज्यादा है। तो ये पहला बॉक्स है बेटा dxy, ये बॉक्स है बेटा dyz, ये बॉक्स है बेटा dzx, और ये हमारे पास है बेटा आपके पास ये dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dz। अब थोड़ी सी मेरी बात सुनो बेटा, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया बाय डेफिनेशन कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स हैविंग इक्विवेलेंट एनर्जी। अब देखिए इन तीनों की एनर्जी इक्वल है, जबकि इन 2 की एनर्जी इक्वल है। तो D2 वाले में जो D2 पहले आया हो या बाद में आउटर कॉम्प्लेक्स में आया हो बेटा, दोनों D2 में D ऑर्बिटल जो इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी एनर्जी आपस में बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब यहां से 2 D ऑर्बिटल इस्तेमाल नहीं हो सकते, अगर होंगे तो ये तीनों होंगे, नहीं तो कोई नहीं होगा। तो जब भी हम हमारा आंसर था बेटा D ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन D2 sp3 या sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन इज हमारा, ये बेटा आंसर इसका ये हो गया ये। तो ये EG सेट वाले बेटा dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये बेटा दीज 2 ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन आपके बाद D2 sp3 या sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन। तो आंसर dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, बिकॉज दीज 2 ऑर्बिटल्स हैव द सेम और इक्विवेलेंट एनर्जी, इसलिए बेटा वो 2 इस्तेमाल होंगे। तो आंसर D2 कौन सा है करके पूछा था उसने, तो ये दोनों ऑर्बिटल D2 के होंगे बेटा। अब यही क्वेश्चन हमने बोला बेटा इन D ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन, दूसरा क्वेश्चन बेटा इसी में समझ लेना आपको, D ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। dsp2 में D पूछता बेटा कौन सा है हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा आप थोड़ा सा चेक करेंगे बेटा, ये जो EG और T2G सेट है बेटा, ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में फर्दर स्प्लिट होता है बेटा। ये देखिए ये सबसे ऊपर चला गया बेटा dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, बेटा ये आपके पास dz स्क्वायर यहां पहुंच गया, देखिए ये dz स्क्वायर ऑर्बिटल एनर्जी गैप के बेस है बेटा।
और यहां पर आपके पास तीनों में से बेटा जो पहला बॉक्स है बेटा, आंसर बहुत आसान तरीका, इसका जो पहला ऑर्बिटल है वो अप गया, दूसरा ऑर्बिटल डाउन आ गया, इन तीनों में से पहला ऑर्बिटल अप चला गया dxy और दोनों ऑर्बिटल सबसे नीचे आ गए बेटा, ये बेटा dyz एंड dzx, यानी कि इन सब में से हाईएस्ट एनर्जी किसकी है बेटा, dx²y²। तो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन dsp2 हाइब्रिडाइजेशन इज ऑलवेज dx²y²। तो इसका ये सॉल्यूशन हो गया बेटा, वो ये वाला हो गया। फिर बेटा मैं इसको लिख देता हूं बेटा, ये dx²y² इज अ ऑर्बिटल व्हिच इज इन्वॉल्व इन dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक सिंपलेस्ट पॉइंट हो गया बेटा। अच्छा बेटा इसी पॉइंट के अंदर एक और पॉइंट बताया बेटा आपको, ये बेटा ये हमने d2sp3 का d2 कौन सा बताया आपको, dsp2 का d कौन सा है बताया। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा अगला पॉइंट, d ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। ये बेटा sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन आपके पास आया, तो sp3d में जो d ऑर्बिटल होता है बेटा, दिस इज dz², इसकी एनर्जी हाईएस्ट होती है बेटा, तो आंसर इज dz²। जैसे हमने उसको बना था वैसे इसको बना सकते हैं हम लोग। d ऑर्बिटल इन्वॉल्व अलग अलग में अलग अलग होते हैं बेटा, तो आपके पास कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, एक सिंपल सेंस लिख दिया बेटा हमने। अच्छा बेटा अब दूसरा पॉइंट आया बेटा इसी में, अब हम हाइब्रिडाइजेशन का आपको तरीका बताते हैं बेटा, आप आराम से कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक टेबल बना रहे हैं बेटा हाइब्रिडाइजेशन का। कितना टाइम बच गया, अच्छा थोड़ा सा पॉइंट समझते हैं तब तक। एक एग्जांपल लिया बेटा मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन का, XeF2 का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताने को बोला आपको, तो आपका सिंपल आंसर होगा बेटा 1/2। जिनोन के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा, सेंट्रल एटम, मोनोवैलेंट एटम 2 फ्लोरीन है, +2 आ गया, तो बेटा आपके पास ये 5 आ गया, इसके हाइब्रिडाइजेशन स्टेट तुरंत निकल गई बेटा sp3d। इधर बेटा मैंने दूसरा लिया बेटा आपके पास ICl2 नेगेटिव, चेक करेंगे आप 1/2, सेंट्रल एलिमेंट इज आयोडीन विद वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 5। अच्छा बेटा दो मोनोवैलेंट एटम्स में क्लोरीन जुड़े तो +2 आ गया, और ये -1 एनायनिक चार्ज प्लस होता है बेटा, +1 हो गया, ये भी 5 हो गया देखिए, और sp3d आ गया बेटा, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन। d कौन सा है ये हमने बता दिया। अच्छा बेटा ये 5 है बेटा, दिस वन इज द 5, ये बेटा। अच्छा थोड़ा सा तीसरा चेक करते हैं, जैसे आपको बोला किसी ने I3 नेगेटिव, अब बेटा आपके पास ये पूछता है बेटा, अच्छा I1 है बेटा, ये तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, वो I2, ये बिल्कुल वही चीज है जो ऊपर लिखा है। 3 I है, उनमें से एक I मेन हो गया, 2 आयोडीन आपके पास हो गया बेटा मोनोवैलेंट, तो इसका मतलब हो गया हमारे पास 1/2, 7 + 2 + 1 अगेन इक्वल टू 5 इक्वल टू sp3d। ये बेटा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है हमारे पास, ये आ गई, राइट।